अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले हफ्ते का अख्तिताम मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक बड़े ज़बरदस्त पावर शो की सूरत में हुआ और वो तमाम तर प्रेशर जो कि नून लीग के ऊपर था कि मीनार पाकिस्तान आया वो भर सकते हैं या फिर नहीं, उस इल्ज़ाम को उन्होंने गलत साबित किया। लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि लाहौर से आया कितने लोग उस जलसे में शामिल थे जो कि नून लीग का गढ़ समझा जाता है, इसके ऊपर फैसला होना और राय आनी अभी बाकी है। लेकिन ये ज़रूर था कि उस चैलेंज से नून लीग निमटने में कामयाब हो गई। नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी तो हो चुकी है, लेकिन अब देखना यह है कि नून लीग के लिए जो चैलेंजेस और लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे इल्ज़ामात मौजूद हैं, आया इन इल्ज़ामात का सामना वो कैसे करते हैं और टूटती हुई नून लीग और उसके अंदर मौजूद दरारों को किस हद तक भर पाते हैं। और इसके साथ साथ खबरें ये भी हैं कि जो बड़ी पाकिस्तान की जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM और दीगर, उनके जो इख्तलाफात हैं और जो रंजिशें हैं मुस्लिम लीग नून से, उनको दूर करने की अगले इलेक्शन से पहले भरपूर कोशिश की जाएगी। और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे जितने भी सख्त बयानात दे, लेकिन उनके साथ नरमी का रवैया रखा जाएगा। ऐसा क्यों है ये अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन पॉलिसी नून लीग की वाज़ेह ज़रूर हो चुकी है। लेकिन आज के दिन एक और अहम खबर आई जो कि यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खबर थी, और वो ये थी कि 9 मई के हवाले से जो सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होने का फैसला हुआ था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। इससे यकीनन वो 103 अफराद जिनके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होने थे वो तो बच गए, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी बचत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चेयरमैन PTI की सूरत में हुई, जिनका मुमकिना तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना था। और कहा यह जा रहा था कि उनका सियासी मुस्तकबिल अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होता है तो दाव पर लग जाएगा। यकीनन ये PTI के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, और लगता यह है कि हो भी सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूने खाना कोई ना कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स या अग्रीमेंट हो रहा हो कि अगले इंतखाबात में कुछ ले दे की पॉलिसी के साथ खामोशी इख्तियार की जाए। लेकिन मुख्तलिफ हल्के इस हवाले से कुछ बताने से गुरेजा नजर आते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि इस फैसले को मुस्लिम लीग नून की क़यादत कैसे देखती है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंक्लूडिंग चेयरमैन PTI को इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून कबूल करेगी या फिर नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में शामिल खुर्रम दस्तगीर साहब। दस्तगीर साहब से पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर ये फरमाएगा कि नून लीग के एक सक्सेसफुल जलसे पर तो मैं आऊँगी, लेकिन आज की जो एक बड़ी खबर थी वो थी सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का आज डिसीजन आना, और उन्होंने इसको कलअदम करार दे दिया है कि अब मिलिट्री कोर्ट सिविलियंस का ट्रायल नहीं करेंगी। ये उनके खिलाफ भी है कानून के, और उन तमाम केसेस को जो 103 अफराद के हैं उनको अब फौजदारी अदालतों में ले जाया जाएगा। तो सर पहले तो ये बताइएगा कि क्या 9 मई के हवाले से आपको लगता है, क्योंकि फैसला तो अब आ गया है, इस पर बात की जा सकती है, ये दुरुस्त इकदाम है? और दूसरा, क्या इससे सर आपको नहीं लगता कि PTI चेयरमैन को भी फिर आगे चल के मुस्तकबिल करीब में कोई रिलीफ मिल सकता है मुमकिना तौर पर? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अगर उसने आइन के तहत जो अमलदारी है उसको वसअत दी है कि तमाम जो ऐसे केसेस हैं वो सिविलियन अदालतों में चलेंगे, तो ये खुशाइंद बात है, इस पर कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। अलबत्ता ये है कि हम सब लोग बैठ के फौरी तौर पर उसके जो सियासी मुज़मरात हैं उसके ऊपर ऑफ कोर्स हम सब बात करना चाहते हैं, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ का गुनाह इतना मुहीब और गंभीर है कि चाहे वो सिविलियन अदालत में हो या फौजी अदालत में, मुझे ये तवक्को है कि जो भी जज या जज साहिबान होंगे वो इस बात को जरूर देखेंगे कि अगर हर सियासी जमात वो वतीरा अपना ले जो कि गैर जमहूरी और गैर सियासी और तशद्दुद का वतीरा है, जो हमने 9 मई को देखा कि दिफाई तनसीबात को आग, सिविलियन तनसीबात को आग, कम्युनिकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आग, जानवर जला दिए जी। ये कम लोग इस किस्म की सफाकियत कराची पेशावर में की इन्होंने, कराची से लेकर। तो हमें तो ये जो तरीकेकार है कि सियासी जमातों का एक उनका एक एरिया है जिसमें उन्होंने रह कर एहतजाज करना है, तो तहरीक इंसाफ उससे उस सारे सियासी अमल से निकल कर जब तशद्दुद के मैदान में गई है, उसकी सजा मुझे यकीन है, चाहे फौजी अदालत होती या सिविलियन अदालतें होंगी, उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह मिलेगी। अच्छा सर, इस हवाले से आपके ख्याल में बहैसियत सियासतदान आपको क्या लगता है या आपकी राय क्या है कि क्या जो चेयरमैन PTI हैं
ان کو بھی کیا ریلیف ملنا چاہیے؟ کیونکہ ان کے حوالے سے بھی یہ بات کی گئی تھی کہ ان کا بھی کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں جانا چاہیے، کیونکہ شیخ رشید صاحب بڑے عرصے بعد منظر عام پر آئے ہیں، تو انہوں نے تو سب سے پہلے درخواست کی ہے آرمی چیف سے کہ سر جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو سر کیا یہ معافی سب کے لیے انکلوڈنگ ہم ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی، معافی ہمیشہ اچھی لگتی ہے اگر یہ سب لوگ اپنا پرامن احتجاج کرتے ہوئے ان پر پولیس کو تشدد کرتی اور یہ پکڑے جاتے اور ان پہ کیس چل رہے ہوتے، جس طرح کے کیس ہم پہ بنائے گئے، میں آج کل پھر بھگت رہا ہوں پیشیاں، وہ کیسز جو گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کا جب ہم نے پہلا جلسہ کرایا تو ناحق اور ناانصافی کے کیسز بنے ہوئے ہیں جن کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں میں اس معافی کے مطالبے سے سخت اختلاف کروں گا، کیونکہ معافی ایک دی گئی تھی، یہ ہم سب بھول گئے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈے لے کر جن لوگوں نے قبضہ کیا ان کو معافی ملی، اس میں عمران خان اور آج کے صدر عارف الوی بھی موجود ہیں۔ بالکل۔ وہ لوگ جنہوں نے اسلام آباد پولیس کو کہ 150 سے زائد اہلکاروں کو زد و کوب کیا، افسروں کی ہڈیاں توڑی، اگر آپ کو یاد ہو تو جی جی بالکل۔ ان کو بھی معافی مل گئی کہ جی یہ چیز تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ یا جو لوگ جس میں چیئرمین عمران خان انہوں نے زبردستی پولیس کی وین سے گھس کر بندے نکالے، انہیں بھی معافی مل گئی کہ جی یہ تو سیاسی عمل ہو رہا ہے تو معافی۔ اس معافی کا جو ہمیں نقصان قوم کو اٹھانا پڑا، وہ آپ نے زمان پارک میں دیکھا کہ جب اسلام آباد میں پولیس کو زد و کوب کرنے والوں کو معاف کیا گیا، پھر انہوں نے لاہور آ کر 250 پولیس والے جو ہیں ان کو زد و کوب کیا اور ان کے اوپر پیٹرول بم پھینکے اور ان کی گاڑیاں جلا دی۔ اب دوبارہ معافی تو نہیں مل سکتی۔ اسی طرح جنہوں نے اگر آج 9 مئی کو ریڈیو پاکستان جلایا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹر میں ڈنڈے لے کے قبضہ کیا، تب معافی دے دی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک سخت ترین اقدام ہوا کہ ریڈیو پاکستان کو آگ لگا دی۔ بالکل۔ اسی طرح جو ہے، اور اس میں ہم سب کے دل بڑے دکھے ہوئے ہیں کہ جو شہیدوں کی جو یادگاریں تھیں، ان کے مجسمے تھے، ان کی بے حرمتی پہ کیسے معاف کر دی؟ تو یہ معاملہ جو ہے، آپ معافی بہت اچھی لگتی ہے اور ہمیں اس پہ ضرور، اگر کہیں بھی کوئی ایسا کارکن ہے جس کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، جس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو اسے ضرور معافی ملنی چاہیے۔ لیکن وہ سب لوگ جن کے خلاف ایویڈنس موجود ہے اس پرتشدد اور دہشت گرد اقدام کی، انہیں سزا دیں گے تو پھر اگلی دفعہ یہ کام رکے گا، ورنہ یہ پھر دوبارہ اگر ریڈیو پاکستان پشاور جل گیا ہے تو خدا نہ خواستہ کون سی اگلی جماعتیں جلنے سے ہمیں روکنا ہے۔ اگر جنا ہاؤس جل گیا ہے تو پھر ہمیں آرمی ہاؤس کو جلنے سے روکنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس دفعہ اس معاملے پہ ایک ضرور لکیر کھینچی جائے کہ بھئی سیاست ہم نے بھی تو کی ہے، ہمارے بالکل۔ قائدین بھی تو جیل میں گئے ہیں، ہم نے تو کسی چیز کو آگ نہیں لگائی۔ ہم نے تو جا کر کہا نہیں کہ یہ میٹرو بس کے اسٹیشن کو آگ لگا دیں یا موٹر وے کے ٹول پلازا کو آگ لگا دیں یا چترال میں اسکول کو آگ لگا دیں۔ ہم نے ہمیشہ سخت ترین تشدد کا بھی سامنا کیا ہے، جیلوں کا بھی سامنا کیا ہے، لیکن ہم نے کبھی آگے نہیں لگائی، ہم نے کبھی بے حرمتی نہیں کی۔ سر لیکن اب یہ اس پھر بات کی وضاحت کریں کہ پھر رانا ثناء اللہ صاحب سر یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کی ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، تو پھر یہ وہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو اسی کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف میں ایسے لوگ ہیں جو اس تشدد کو اور اس قسم کا جو بلوہ ہے، دہشت گرد اقدام ہے، اس سے ایک فیصلہ کن طور پہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، جو نفرت کی سیاست سے فیصلہ کن طور پہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ ایز آف ٹوڈے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کالعدم جماعت نہیں ہے اور ہم اسے کالعدم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ حصہ لے انتخابات میں، لیکن بہرحال جن لوگوں نے یہ اقدام کیا ہے، چاہے وہ ریڈیو پاکستان کا ہے، چاہے وہ آرمی ہاؤس لاہور کا ہے، چاہے وہ جی ایچ کیو پنڈی کا ہے، چاہے وہ میاں والی میں جو یا سرگودا میں جو شہداء کی یادگاریں کی بے حرمتی ہوئی ہے، ان سب کو تو جواب دینا پڑے گا۔ اور ان سے علاوہ یہ تحریک انصاف کو ایک بڑا سنجیدہ ان کے سامنے ایک موڑ ہے کہ اگر وہ اس تشدد کی سیاست کو، جو نفرت کی سیاست کو مسترد کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ بات تو ہم نے 4 سال جب ہم اپوزیشن میں تھے بارہا کی تھی، لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف نے، دوسرے لیڈروں نے، لیکن انہوں نے اس پر کان نہیں دھرا۔ تو اب اگر ان کو اپنے جو انہوں نے تشدد کے اقدامات کیے اس کی سزا ملنے کے وہ قریب جا رہے ہیں، تو اب ان کی خواہش کی سب مل کر بات کریں۔ مل کر بات ایک ہی چیز پر ہونی ہے
कि आईने पाकिस्तान के तहत जो एक दूसरे की रवादारी है, जमहूरी रवादारी, एक दूसरे का जमहूरी एहतराम, मेरा जाती तौर पर नहीं, मेरे गुजरांवाला के वोटरों का एहतराम, वो जो एहतराम है वो बिल्कुल हम सही। सब जब तक सीखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब थोड़ा-सा जो नून लीग में नवाज़ शरीफ साहब ने दोबारा से एक तरह से कहना चाहिए कि उन्होंने रीलॉन्च करने की कोशिश की है पार्टी कैंपेन को, इलेक्शन कैंपेन को। हमने एक सक्सेसफुल जलसा भी देखा, और वो जो एक इल्ज़ाम था नून लीग के ऊपर कि वो मीनार पाकिस्तान को भर नहीं सकते, वो भी एक तरीके से मैसेज कन्वे कर दिया नून लीग ने। लेकिन सर, अभी एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि नून लीग के अंदरूनी जो इख्तिलाफ़ात हैं उससे कतई नज़र जो बड़ी पार्टीज़ हैं जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI-FA है, इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि इनकी भी जो अब कुछ रंजिशें हैं उसको दूर करने की मियां साहब कोशिश करेंगे। तो सर, क्या इसका मतलब समझा जाएगा कि इलेक्शन से पहले कोई अलाइंसेस हो सकते हैं? क्योंकि सर अगर पीपल्स पार्टी के स्टेटमेंट्स देखें तो वो तो आजकल बहुत सख्त किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं नून लीग के हवाले से। पीपल्स पार्टी भी और JUIF भी दोनों के लीडरान के मियां नवाज शरीफ से मिसाली ताल्लुकात हैं, और 15 माह की हुकूमत थी इन 15 जमातों की, उसमें भी एक मैं चूंकि उसका ऐनी शाहिद हूँ काबीना में अल्हम्दुलिल्लाह, एक मिसाली इत्तफाक और सपोर्ट शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म हासिल थी। तो अब अगर चूंकि इंतखाबात करीब आ रहे हैं, हर जमात ने अपनी अलहदा शनाख्त वज़ा करनी है, एक अलहदा तरीके से अपने आप को अवाम के सामने पेश करना है। उसके तहत सब जो हैं वो इस पर अपने अपने बयानात देंगे। लेकिन मुझे बहुत तवक्को है कि आने वाले जो चंद हफ्ते हैं उनमें जब जैसे जैसे मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकातें होंगी इन लीडरान के साथ, तो अगर अलायंस नहीं भी तो कम से कम जो एक बाहमी एहतराम का रिश्ता है, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर उसको बाकायदा तौर पे लिखा गया था और वो दस्तावेज आज भी मौजूद है, तो वो बाहमी एहतराम का रिश्ता होगा। जाहिर है हम एक दूसरे के खिलाफ बात तो सर, करेंगे, लेकिन इलेक्शन है, आपके भी बसत लेकिन एहतराम अगर उनको कोई शिकायत है तो वो दूर भी करेंगे, अगर सही। अगर वो दूर करने की हम पोजीशन में होंगे। बिल्कुल सही सर, यही आपसे पूछना चाह रही थी कि शिकायत तो देखिए, क्योंकि बिलावल साहब जो हैं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी वो नवाज शरीफ साहब की डील की बात कर रहे हैं, फिर सबसे पहला एतराज़ गवर्नमेंट के खात्मे के बाद PDM की ये हुआ था कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब सर ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि पूरा इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो सकता है इसकी वजह से, तो सर नवाज शरीफ साहब ये ओवरऑल पूरी नून लीग इस इल्ज़ाम से अपनी जान कैसे छुड़ाएगी सर? इस सदी में 4 इंतखाबात हुए हैं पाकिस्तान में, उनमें से 3 में 2002 में, 2008 में, 2018 में नवाज शरीफ को बजोर जबरदस्ती गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन से बाहर रखा गया। तो अगर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए ना इंतखाबात के लिए, उसका नाम नवाज शरीफ है। कि उनको 4 में से 3 इंतखाबात में तो कहा कि आप नहीं लड़ सकते, जाएं आपको हम रोकेंगे। तो लिहाजा लेवल प्लेइंग फील्ड तो उनको चाहिए। तो लिहाजा ये सब ऐसे मफरूजे हैं जो आने वाले दिनों में गलत साबित होंगे, और जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने एक ऐन जमहूरी तरीकेकार इख्तियार किया है कि जो भी इतराजात हो रहे थे, जो भी बातें हो रही थी, उसका जवाब एक भरपूर और फकीदुल मिसाल अवामी इज्तिमा की सूरत में दिया है। तो दूसरी जमातों से भी मेरी ये इस्तदा है कि आए, हम अवाम के पास जाएं, अवाम की हमायत हासिल करें, और ये बहरहाल हम सब का एक मुश्तरका मिशन है कि 2024 के आगाज में जो इंतखाबात इंशाल्लाह होंगे वो पाकिस्तान की तारीख के साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक इंतखाबात होने चाहिए। हम भी उसकी कोशिश करेंगे, दूसरी जमातें भी इसकी कोशिश करें, ताकि अवाम का जो भी नतीजा हो उसे हम खुले दिल से कबूल करें। ठीक। अच्छा सर, आखिरी 2 सवाल। एक तो सर ये कि अब जिस तरह 2 बड़ी पार्टीज़ हैं या कुछ हलकों में जहाँ पर उनका रसूख है, जैसे ANP है या फिर इसके अलावा BAP है, ये पार्टीज़ पहले ही कह चुकी हैं कि हम नून लीग के साथ चलेंगे। तो सर इसमें नवाज शरीफ साहब जिस दिन पहुँचे हैं उस दिन ओन चौधरी की भी एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात हुई। क्या ऐसे भी कोई पॉसिबिलिटी है कि क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी कोई अलाइंस हो सकता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग तो वही हैं जो कि PTI का हिस्सा थे, या फिर उस मुलाकात को आप कोई और नाम देना चाहेंगे? जी, इस वक्त जब एज ऑफ टुडे जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, अभी तक तो किसी अलायंस का फैसला नहीं हुआ। लेकिन अब चूंकि पार्टी के जो एपेक्स कायद हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ले आए हैं, लिहाजा उन सबसे बात होगी। अगर इसमें कोई मुमकिनात हैं, सियासत में कभी भी आप दरवाजे बंद नहीं करते, अगर तो कोई मुमकिनात हैं तो जरूर बात होगी। लेकिन आज के दिन तक तो अभी किसी इंतखाबी इत्तेहाद जो है
وہ موجود نہیں ہے. اب آنے والے دنوں میں مختلف پارٹیاں ان کے لیڈران جو ہیں وہ محمد نواز شریف سے ملیں گے, اور مجھے بہت توقع ہے کہ صرف ان کی ذات کی موجودگی, جو پاکستان کی سیاست میں سب سے سینئر اس وقت سیاستدان اور اسٹیٹسمین موجود ہیں, ان سے سب بات کریں گے, سب اپنا کوئی راستہ ڈھونڈیں گے, اور جس طرح بھی انتخابات میں جانا ہے اس کو بہتر طریقے سے جانا ہے. لیکن میں پھر دہراؤں گا, زیادہ اہم بات یہ ہے الائنس ہو یا نہ ہو, کہ انتخابات کا جو تقدس ہے کہ عوام کی رائے جس طرح وہ بیلٹ باکس پہ دیں اسی طرح نظر آئے, اور اسی طرح اسی کی بنیاد پر حکومتیں بنے, تبھی ہم انشاءاللہ ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے 2018 سے کوئی سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا. بالکل ٹھیک. سر آخری سوال سر, کہ اس جلسے میں جو کہ آپ لوگوں نے ہفتے کے روز کیا تھا, اس میں یقیناً نون لیگ کی میکسیمم لیڈرشپ تو موجود تھی, لیکن سر اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو میاں صاحب کے بڑے قریبی تھے جو ہمیں نظر نہیں آئے, جیسے شاید خاقان صاحب وہاں موجود نہیں تھے, مفتاح صاحب موجود نہیں تھے, کچھ اور دیگر لوگ بھی ہوں گے. سر کیا یہ سمجھا جائے کہ واقعی پارٹی سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں, یا اس حوالے سے اگر آپ کوئی وضاحت کر سکیں؟ جی نہیں, مفتاح صاحب کے بارے میں تو مجھے ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن شاہد عباسی صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ پارٹی کا حصہ ہیں اور موجود ہیں. اگر وہ ہفتے کے روز مینار پاکستان پر ہوتے تو ہم سب کو خوشی ہوتی, اور ابھی بھی اگر وہ پارٹی کی مشاورت میں اور پارٹی کے جو مختلف فورم بنیں گے گفتگو کے, آخر مینیفیسٹو بننا ہے, ٹکٹیں دینی ہے, اور بہت سارے ایشوز دوسری جماعتوں سے اس میں حصہ لیں, تو ہم سب کے لیے ایک خوشی اور اعزاز کا باعث ہے. انہوں نے بھی پارٹی میں 35 سال گزارے ہیں, ہمارے سینئر ہیں, وزیر اعظم رہے ہیں, اور اب جبکہ جو ان کا کہنا تھا پچھلے آپ نے ہفتوں میں رپورٹ کیا بھی ہے, انہوں نے کہنا جی نواز شریف میرا لیڈر ہے, تو جب ان کا لیڈر واپس آ گیا ہے تو پھر اس کی قیادت میں آگے بڑھیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, سابق وفاقی وزیر اور نون لیگ کے سینئر رہنما. ہمیشہ کے مدھم انداز میں بہت سی ایسی باتیں جو کہ مشکل ضرور تھیں انہوں نے کہہ دی ہیں. یقیناً نون لیگ کے لیے اس وقت مسائل بہت زیادہ ہیں, لیکن الیکشن کیمپین میں جانے کے لیے یقیناً عوام کو اور خاص طور پر نون لیگ کے ووٹر کو اکٹھا رکھنا ہی نون لیگ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد 9 مئی کے حوالے سے آج جو بڑا فیصلہ ہوا ہے, کیا پاکستان تحریک انصاف اس پر جشن منائے گی یا پھر ابھی بھی چراغوں میں روشنی نہیں ہے, اس حوالے سے بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں آج سیاسی طور پر ڈیولپمنٹس نہیں تھیں, وہاں عدالتوں سے آج بڑی اہم خبریں آئیں, اور یقیناً اس حوالے سے کچھ سیاسی تبدیلیاں بھی آنے والے ہفتوں میں ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ 90 روز میں انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی, اور اس سے لگ یہ رہا ہے کہ آئینی طور پر تو چیف جسٹس صاحب ویسے یہ کہہ چکے ہیں اپنے ریمارکس میں کہ 90 روز میں الیکشن ممکن نہیں ہے, بات وہ بتائیں جو کہ پریکٹیکلی پاسبل ہو. لیکن اس سے زیادہ اہم خبر سپریم کورٹ سے ایک اور آئی تھی, اور وہ تھی ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائلز کے حوالے سے. اس پر جو آج فیصلہ کیا گیا سپریم کورٹ کے بینچ کی طرف سے, اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ملٹری کورٹ سیولینز کا ٹرائل نہیں کر سکتی ہیں, اور اس پر خاص طور پر فیصلہ سناتے ہوئے اسے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. یقیناً اس میں ان 103 افراد جن کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونے تھے وہ معاملہ بھی رک گیا ہے, جو کہ غالباً حکومت کی طرف سے شاید شروع بھی کر دیا گیا تھا پروسیس اس کا. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ تھا کہ اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا جو سیاسی مستقبل تھا اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوال تھا. اب اس فیصلے کے بعد کیا ان کا سیاسی مستقبل تاریکی سے نکل سکے گا, اور ایک مرتبہ پھر ان کو ہم مین سٹریم پولیٹکس میں دیکھ سکیں گے, یا پھر نہیں؟ یقیناً پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ اس بارے میں ضرور جاننا چاہے گا. اسی پر بات کرنے کے لیے, اور پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے انتخابات میں شامل ہو سکے گی اس فیصلے کے بعد, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے تحریک انصاف کے ترجمان شعیب شاہین صاحب, اور اس کے علاوہ مجھے جوائن کریں گی جی ڈی اے کی سینئر رہنما سائرہ بانو صاحبہ. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. میں شعیب صاحب سر پہلے آپ سے مخاطب ہونا چاہوں گی. سر یہ فرمائے گا کہ یہ جو 9 مئی کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے, اس میں ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, سر اس کے اثرات کیسے, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ امپیکٹ کیا پڑے گا, اس کے بعد پھر میں فیصلے پر آتی ہوں. دیکھیں, ایک بات تو اب طے ہوگی کہ اب سیولینز کا کورٹ مارشل یا سیولینز کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے ذریعے یا آرمی کے ذریعے ہو ہی نہیں سکتا. یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز ہے, یہ ایک بات طے ہو. لہٰذا 9th اور 10th میں کو جو کچھ بھی ہوا اس کا ٹرائل اب نارمل کرمنل کورٹس میں جائے گا. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ جی یہ جو وعدہ معاف گواہ بنائے جا رہے تھے, اغوا برائے بیان
کرنے کے لیے جس طرح لیڈر اٹھائے جا رہے تھے یا جو کچھ ڈرامے بازی ہو رہی تھی، تو میرا خیال ہے وہ تو اب رک جائے گی اور اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے، اس حوالے سے تو آلریڈی فیصلے 2 آ چکے ہیں. ایک فرخ فرید بلوچ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے فیصلہ دیا ہے، جس کے اندر اس نے یہ لکھ دیا کہ جو ایک شخص انڈر ڈیٹینشن ہوتا ہے اس کا کوئی رول نہیں ہوتا پیچھے کیا ہو رہا ہے. دوسری بات، جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے اس کے بارے میں واضح فیصلہ دے دیا. اب میرا نہیں خیال کہ اگر یہ بھی جو لوگ ہیں کسی کے خلاف، اب مقدمات کیا ہیں، اب آپ دیکھیں گے نا، جب آپ کو بہت ساری چیزیں اب سامنے آئیں گی، چونکہ اوپن کورٹ ٹرائل جب ہوگا نا تو وہ اب وٹنسز سامنے آئیں گے اور بند ڈرائنگ روم میں یا بند کمروں میں اب ٹرائل نہیں ہوگا. اور جب اوپن کورٹ ٹرائل ہوگا تو گواہان جب سامنے آئیں گے، اس کے اوپر جرا ہوگی، یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیں، اب کور کمانڈر ہاؤس کا جو کہا جاتا رہا، سوال بھی ہوا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر سے، بھائی 2 بجے سے لے کر 10 بجے تک وہ ڈرامہ ہوا، 50-100 بندہ ہے، آپ کے پاس سیکیورٹی کی تمام لیئرز کدھر تھیں؟ کدھر تھے آپ کے وہ لوگ جو سیولین آپ کی فوج تھی یا آپ کے یونیفارم پرسنز تھے یا آپ کی ریپڈ فورس تھی یا آپ کی پولیس تھی، واٹر کینن تھے، شیلنگ تھی، وہ سارے کے سارے کدھر چلے گئے تھے اور وہ کیوں اس طرح کا نہیں ہوا؟ یہ سارے کوسچنز اب آئیں گے. اچھا، یہ بات بھی یہاں آئی تھی جو عمران خان صاحب کی تمام ویڈیوز اور آڈیوز بھی پیش کی گئی اور کورٹ نے فیصلہ دے دیا. تو لہٰذا اب وہ جو طریقہ کار مقرر کیا جانا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں اب یہ چیزیں اب آٹومیٹیکلی ختم ہو جانی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا تاریخی فیصلہ ہے، اس کے بہت دور اثرات مرتب ہوں گے. صرف یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہے، جو آنے والے تمام کیسز اور وہ جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی 1967 میں، جس کے ذریعے سیولینز کے اوپر بھی کورٹ مارشل ہو سکتا تھا، وہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. کیونکہ آرٹیکل 9، آرٹیکل 10A، آرٹیکل 8 جو گارنٹی کرتا ہے سیولینز کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس، تو وہ پروٹیکٹ کر دیے ہیں اور وہ ختم نہیں کیے جا سکتے ان اینی سرکمسٹانسز. کورٹ مارشل ہو ٹھیک سکتا ہے صرف ان لوگوں کا جو آپ کے آرم فورسز کے لوگ ہونے ہیں. ٹھیک تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور ہم سب اس کو سراہتے ہیں، اور اس کا بہرحال فائدہ ایک لحاظ سے پی ٹی آئی کو بھی اور ان کی لیڈرشپ کو بھی ضرور نہیں ہوگا. نہیں سر، کافی لحاظ سے فائدہ ہوگا، لیکن چلیں اس پہ میں بعد میں آتی ہوں. ٹیکنیکلٹیز اس میں کیا کیا بھی مسائل ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کو. سائرہ بانو صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو فیصلہ تو بہت بڑا ہے، لیکن کیا ایکسپیکٹیشن تھیں کہ یہی فیصلہ آ سکتا ہے؟ بینچ کے حوالے سے بھی پریڈکٹ کیا جا سکتا تھا. اور دوسرا یہ کہ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس سے امیڈیٹلی پی ٹی آئی چیئرمین کو ضرور فائدہ پہنچے گا، کیونکہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ان کا سیاسی مستقبل تھا. تو آپ کے خیال میں جس طریقے سے ابھی کوشش کی جا رہی ہے، شیخ رشید صاحب نے کچھ دنوں پہلے جب منظر عام پر آئیں تو کہا ہے کہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کو آرمی چیف معاف کر دیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا سینیریو بن رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کو بھی مین سٹریم پولیٹکس میں اور الیکشنز میں واپس انڈلج کیا جائے گا؟ السلام علیکم جی. نہیں، سوچ تو ایسی نہیں تھی، کچھ 50-50 تھی، جس قسم کی بات ہم لوگ سن رہے تھے اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. لیکن یہ فیصلہ آیا ہے، لیکن جو کل 21 اکتوبر کو میری ان آنکھوں نے وہ تمام مناظر دیکھے تو ہم لوگوں میں اتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے کہ میں آپ کو اپنی بات کر رہی ہوں، میں صحیح نہ ہوں تو مجھے ہر اچھی چیز میں سیکھنے نظر آتی. حالات ایسے ہو گئے کہ اب مجھے پوچھنا یہ تھا کہ کیا کوئی اس کی اپیل کے حق میں تو نہیں چلا جائے گا؟ مطلب جیسے کوئی اپیل تو نہیں دائر کر دے گا کہ یہ واپس سے یہ بینچ بنے گا؟ کیونکہ ہوتا تو یہی ہے کہ اس فیصلے کے خلاف کوئی چلا گیا تو. اور باقی رہا آپ نے کہا کہ اس کا فائدہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہے، تو میرے خیال میں جیسے پوری ہر وہی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ فائدہ ان تک نہ پہنچے. تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ آگے میں بھی اپیل ہو جائے اور بینچ بھی پھر بنانا ہے، یا میں بھی ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ہو. کیونکہ کل جو سارا کچھ ہوا پرسوں 21 اکتوبر کو، جہاں پر ابھی انہوں نے کہا کسی نے کہ بھئی آئین اور قانون اور یہ اور سارا کچھ، تو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ پوری عدالت اٹھ کر جب آپ وہاں پر پہنچ گئے تو اس کے بعد یہ کون سی آج وہ ہو گیا کیا چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے تھے کہ آپ نے جب ایک بندے کو، ایک زخمی بندے کو عدالت میں بلا کر
भले ठीक है वो गाड़ी में ही सारा कुछ हो गया या कुछ, लेकिन वो अपने घर से निकले। लेकिन यहाँ पर बजाय, ये तो शुक्र है कि दुबई ही गए, वो जाना चाहते तो अदालतें दुबई भी जा सकती। तो मेरा इसमें थोड़ा सा वो जो ख्याल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो हमें दिखाई सीधा हाथ जाता है और उल्टा हाथ दिया जाता है। लेकिन सारा साहब मुख्तसर ये भी बताएगा कि इस वक्त माहौल ये लग रहा है कि नून लीग को ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है, जिस तरह डार साहब के केसेस भी ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है 2017 में उनके ऊपर एक बड़ा बुरा फेज़ रहा, नवाज शरीफ साहब ने भी अब जो अल अजीज़िया और एवन फील्ड थे उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ कोर्ट में अपील भी दायर कर दी है, उसको भी सुनना है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो ये कहा जा रहा है कि कम से कम नून लीग को या इदारों को वो नहीं करना चाहिए जो 2017 में उन्होंने नून लीग के साथ किया। अगर आज पीटीआई के साथ हो रहा है तो फिर कुछ साल बाद दोबारा किसी जमात के साथ होगा, तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आपने कहा जो उनको रिलीफ मिल रहा है और जो 2017 में उनके साथ हुआ, 2017 में था मतलब जो मुल्क इस हालत तक पहुंचा हुआ है, भले वो पीपल्स पार्टी में नहीं हो या जिस चीज के ऊपर भी इल्जामात है, तो क्या मतलब फिर हम भी उनको क्या वो ऐसे ही समझे? इल्जामात नहीं है, सॉरी, मतलब ये कि वो मुजरिम साबित हो चुके हैं। तो अब मैंने कल भी एक सवाल पूछा था कि क्या मेरी हैदराबाद जेल के किसी बैठे हुए कैदी को ये सारी सहूलियात मुयस्सर है? और आपने कहा कि थोड़ा सा नून की तरफ ही सारे इशारे, हवाएं सब नून की तरफ ही चले जा रही हैं। और डार साहब को रिलीफ मिले, डार साहब को मैं तो कहती हूँ किसी और में रिलीफ मिले ना मिले मुझे उनकी डिटेल पता नहीं, मगर मेरा पास चले तो मैं 16 महीने में जो मईशत का हाल करके गए ना, किसी में हमको टांग देना चाहिए कि यहाँ पर हाल क्या करके गए हैं, और आप वापस से उन्हीं के ऊपर भरोसा करके, और सारा कुछ ये थोड़ी कि आपको ये पसंद नहीं आया तो आपने किसी दूसरे पे हाथ रख के दूसरा नहीं, लेकिन आपकी जमात तो उन्हीं से हाथ मिलाने जा रही है ना, माजरत के साथ डार साहब जिस जमात से है मिलाने जा रही थी। बहुत अच्छी बात है आपने पूछ लिया, यानी कि जवाल तो वैसे ही आया हुआ था। आई एम सॉरी, मैं सब पांचों उंगलियां बराबर नहीं है इसमें, मगर खबरों का भी इतना कहत है कि एक बात से बात निकली थी तो मैंने तो तंज किया था। मतलब मैं तो समझ रही थी कि सहाफी है, उनका बहुत दिमाग होता है। और आजकल सहाफी बड़े पेड इंटरव्यूज कर रहे हैं, इसलिए आप सारे सहाफियों को एक जैसा ना समझें। तो मैंने तो उनको कहा था कि मुल्क के वसी तर मफाद में अगर पेट फाड़ने वाले और लाड़काना की सड़कों पे घसीटने वाले बैठ सकते तो कुत्ते का प्रॉब्लम है। और उसके बाद आज है लगी हुई थी कि जीडीए ने वो करके नून सिंध में है कहाँ, और जी बस छोड़ दीजिए, इसमें प्रोग्राम कर लीजिएगा। अल्लाह न करे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हमें जरूरत नहीं है कि हम इनकी मलामत अपने सर के ऊपर लें और उसे क्या कहते हैं मुल्क को काम कीजिए। हमारा और उनका बयानिया मिलता ही नहीं है। मैं आपको अपने उससे बयानिया मिलता ही नहीं है। ठीक, चले मैं बिल्कुल। अच्छा चलिए, वो जो सैटरडे को जो नून लीग ने जलसा किया, मैं उसके हवाले से आपका कमेंट लेती हूँ। मैं जरा शुएब साहब को शामिल कर लूँ। शुएब साहब, सर अब चले खान साहब के साथ उनकी किस्मत अच्छी है कि उनके साथ वो सब कुछ रिपीट उस तरह नहीं होना चाहिए जो नून लीग के साथ हुआ। कल को नून लीग की फिर भी बारी आ सकती है सर, लेकिन अब लीगली किस तरीके से ये पीटीआई की टीम आगे जाएगी? अगले इलेक्शन के हवाले से कल कॉर्नर मीटिंग पीटीआई की होनी थी, उसमें बड़ी तादाद में लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया। सर अब इलेक्शन सर पे है, टिकट लेने वाले लोग ढूंढना, निकालना, उनको इलेक्शन में लाना, सर ये सारा प्रोसेस पीटीआई कैसे करेगी जब पीटीआई चेयरमैन खुद फील्ड में मौजूद नहीं होंगे? अब देखें, नून लीग अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है बकौल सियासी जमातों के, तो उनके कायद को भी तो अब आना पड़ा ना मजबूरन, चाहे जैसे भी हालात थे। तो बगैर चेयरमैन पीटीआई के कैसे पीटीआई चलेगी? देखें, बात चेयरमैन पीटीआई के बगैर की नहीं है। बात यह है कि हमने 100 से ज़ायद मकामात पे हमने एप्लीकेशन दी कि जनाब हमें जलसा करने की इजाज़त दे दी जाए। आपको पता है सिर्फ एक मकाम पे जलसा करने की वो काना में इजाज़त मिली कल वाले दिन, और वो इजाज़त क्या मिली आपने देखा, जो लोग आए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और करक में हमने जलसा करने की कोशिश की, वहां सीधी गोलियां मारी गई। मर्दान में और सवात में कॉर्नर मीटिंग्स 4 दीवारी के अंदर की तो उनको उठाकर जेलों में बंद कर दिया। फलस्तीन के हक में मुजाहरा किया तो लोगों को यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने से और पूरे पाकिस्तान से उठाकर जेलों में बंद कर दिया। 14 अगस्त को बाहर निकले तो जेलों में बंद कर दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, फील्ड तो दे दें, जिंदा रहने का हक तो दे दें। आज भी पब्लिक हमारे साथ खड़ी है। आप कोई गैलप सर्वे हो, कोई सर्वे उठा के आप जरा देख लें, पूरा पाकिस्तान में किसी जगह चले जाएं,
80 से 90% आज भी पॉपुलैरिटी इमरान खान और पीटीआई की है, नहीं लेकिन सर, क्या वो एक ठीक मकबूल है जमात को सिर्फ सर, मैं यही सिर्फ बात आपसे इसलिए कर रही हूँ। आप ही का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि पीटीआई को जो लगता है उसकी मुनासबत से फिर पीटीआई इलेक्शन में जाएगी कैसे? मकबूलियत तो है, ठीक है, बकौल आपके, लेकिन फिर बात इलेक्शन यह है कि कंटेस्ट कैसे करेंगे? देखें, आज भी हमारे हर हलके में 7 से 14 के कैंडिडेट हैं, कम से कम 7, ज्यादा से ज्यादा 14 हर एक हलके में मौजूद हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इंतजामिया, निगरान, मशीनरी, रियासती एहलकार बांदी बन के मुस्लिम लीग नून के लिए खड़े हुए हैं। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोते थे, मुझे बताएं 2018 में क्या हुआ था इनका? कितने सदाकत अब्बासी इनके उठाए थे, कितने उस्मान डार इनके उठाए थे, कितने शेख रशीद उठाए थे, कितने फरूख हबीब उठाए थे, कितने लोगों को 25-25 दफा जमानतें मिली, सर वो उनको तो जेल में बंद कर 2018 दिया। के बाद जेलों अदालतें में ये गए ना, कहने पे वो तो मजबूर हुई। सर, लेकिन वो 2018 के बाद जेलों में गए ना, केसेस उनके ऊपर बनते रहे, साबित हुआ नहीं हुआ, मैं उस डिबेट में नहीं जाती, लेकिन वो उनकी एक अपनी कहानी है नून लीग की, अगर आप उनसे पूछें तो। लेकिन देखें, क्या हम इलेक्शन कमीशन को क्या कहेंगे? उनकी आंखें और कान बंद हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो चुकी है? क्या हाई कोर्ट्स बंद हो चुकी हैं? अगर बंद हो गए हैं तो फिर ठीक है, हमें ना लड़ने दें इलेक्शन। अच्छा सायरा साहब, बस ये जो कुछ शिकायतें शेख साहब शेयर कर रहे हैं कि पीटीआई को तो इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, फिर उन्होंने माजी में ये सब कुछ नहीं किया नून लीग के साथ, तो आप इनकी राय से एग्री करती हैं? अभी एक बात हुई थी लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो आज काकड़ साहब का जो एक इंटरव्यू था जिसको वो बिल्कुल आपे से बाहर हो के बड़ा गुस्से से सहाफियों पे वो चिल्लाए हैं, और मेरे ख्याल में कोई एक आधे सहाफी का दाखिला भी मना कर दिया, हालांकि वो उनके हम जात थे, तो कहा कि ये तो पीएम हाउस में नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकती तो मैं क्या कर सकता, क्योंकि मैं तो दौरे करूंगा और सेल्फियां बनाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप देखिए, तो आप जब बात करते हैं आइन और कानून की, शेख शाहीन साहब भी कर रहे हैं, भैया केपी की और पंजाब में क्या है, वहां पर एक गैर आईनी गैर कानूनी, वो अब मैं क्या कहूं कि जो कह रहे हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को जलसे की इजाजत नहीं मिल सकती, क्रिमिनल को मिल सकती है, जहां पर आपका सीपीओ सर पे हाथ रख के सल्यूट करता है, बस वो लेटा नहीं, उसके बाद हुकूमती पूरी मशीनरी लगी हुई है। तो इशारे किस तरफ है? जो इन लोगों की पकड़ धक्कड़ हो रही है और सारा कुछ हो रहा है। देखिए बात, वो कहते हैं ना, देग तैयार है, देग तैयार है, आप ये ना कहें कि वो भी पक रही है, वो पकी हुई है, और ढक्कन उठाएंगे तो आपको खुशबू कल आ तो गई थी, परसों आपको फील तो आ गई थी कि खाना तैयार है। अब देखना ये है, प्रॉब्लम ये है कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ला ना हो, क्योंकि अगर बल्ला हुआ तो वो क्लीन स्वीप करेगा। अब मसला ये है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब इतने धड़ल्ले से दो गैर कानूनी और गैर आईनी हुकूमतें चल रही हैं, और जैसे आपने देखा कि आपने अभी जलसे की बात की, तो मोटर बाइक, उम्रे का टिकट, जन्नत की टिकट, आज तो मैंने ट्विटर पे जन्नत का सर्टिफिकेट भी देखा, वो लाकर 1000 रुपए भी दिहाड़ीदार मजदूर, और 2000 लाकर, तो अब मुझे और आपको, मुझे तो नहीं पता कि बैलेट पेपर पे कितना टप्पा लगा हुआ है। शोएब साहब सर, लास्ट फ्यू मिनट्स हैं सर, ये फरमाइएगा कि राना साहब सर फिर भी कह रहे हैं, क्योंकि आप पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए कुछ सियासी सवाल भी हैं जो मैं चाहूंगी आपके गोशे गुजार करूं, कि सर वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने सबको साथ लेके चलने की बात की है कि सब मिलकर काम करें, उसमें पीटीआई भी शामिल है। तो सर अगर किसी स्टेज के ऊपर नून लीग कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाती है या सफ़ेद झंडा अमन का लहराती है, तो सर पीटीआई का रिस्पॉन्स उस पर क्या होगा? इन फाशिस्ट हुकूमतों से हमें कोई तवक्को हो सकती है? इन फाशिस्ट जमातों से जिन्होंने 200 के करीब सर हमारे वो खिलाफ कह तो रहे मुकदमात हैं ना, बनाए। बयान की हद तक तो कह रहे अच्छा, हैं। कह देने से क्या, इन्होंने तो 1 महीना पहले ये कहा था कि ये हैं वो मट्टी पाव नहीं होगा, ये 3 जर्नैल हैं और 2 जजेस हैं, या पता नहीं क्या क्या हैं, 2 जर्नैल हैं और 3 जजेस हैं, अब हम ये कर देंगे। और शबाशी भागा भागा गया, वो वोट को इज्जत दो का नारा उठा करके बूट को इज्जत दो उठा ली उन्होंने। इन लोगों का एतबार क्या है, मुझे ये बताएं। एतबार का ये आलम है कि रियासत के एक मुजरिम को रियासत के एहलकार और हरकारे इस तरह सलूट मार रहे हैं कि जिस तरह वो कश्मीर फतह करके आए हो या फलस्तीन आजाद करके आए हो। मुझे बता दें कि हमारे खिलाफ क्या कहते हैं कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा उनको जलसा नहीं करने देंगे। बात यह है कि यानी मुजरिम जो है, मुजरिम, डिक्लेयर्ड मुजरिम, इश्तिहारी मुजरिम, जब तक कोर्ट फैसला ना करे वो इश्तिहारी मुजरिम है। इस वक्त उसको हाई कमिश्नर वहां यूके में क्या कर रहा है, उसको बयानिया पढ़ा रहा है, और पूरी पाकिस्तान में उसके लिए ऐसा प्रोटोकॉल मीडिया दे रहा है, जनाब यहाँ से आप जहाज उड़ पड़ा, जहाज उठ गया, जहाज रास्ते में आ गया, जहाज यहाँ पहुंच गया, और आज आप इमरान खान, उसकी तस्वीर, उसकी तकरीर, उसका नाम नहीं चला सकते। ये है मीडिया की आजादी, ये है आपके इदारे जिसको हमारे
अवाम के पैसों से पेट कार के हम इनको पैसे देते हैं, और मुफ्त मराद कितनी देते हैं? 18 बिलियन डॉलर, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है। 18 बिलियन डॉलर मुफ्त मराद हम इनको देते हैं, और ये अपने ही अवाम पे जो जुल्म, जबर और बर्बरियत कायम करके बैठे हुए हैं। क्या ये हमारा आजाद मुल्क है? क्या कायदे आजम ने इसी तरह का आजाद मुल्क हमें कहा था? शुएब साहब, सर ये एक स्टेज के ऊपर मियां साहब के साथ भी हुआ था सर, उनकी तकारीर और उनकी सारी मियां साहब के साथ कुछ नहीं हुआ, वो मुजरिम थे, सुन लें, वो कन्विक्टेड थे, वो इश्तिहारी थे, उनके साथ अगर कोई हुआ तो अदालत के आर्डर से। सर अभी रिवर्स होंगे ना उनके फैसले, आप उनको मुजरिम बना रहे हो, मुजरिम से मुलजिम बनेंगे। दखल नहीं है। चले मैं आखिरी सवाल सायरा साहब का ले लूं। देखिए, जो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ होता है, एक से बात करते हैं, जो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ होता है ना, तो अदालत से भागा हुआ जो मुजरिम होता है वो तमाम अपने राइट से डिप्राइव हो जाता है। अंडर ट्रायल प्रिजनर को वो चीजें तमाम वो मराहत और हुकूक हासिल होते हैं। ये है फर्क। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बिल्कुल सायरा साहब, लास्ट क्वेश्चन ये फरमाएगा कि अभी कुछ वक्त पहले एक खबर आई थी कि सिंध के अंदर एक अलायंस बनेगा, उसमें जीडी भी होगी, एमक्यूएम भी होगी, नून लीग भी होगी, फलानी पार्टी भी होगी, ये भी होगी, ये सारा अलायंस जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ होगा। तो एक तो ज़रा सा ये भी क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि इस पर जीडीए का स्टांस क्या है। दूसरा ये कि आपको बज़ाहिर क्या लगता है कि ये जो अगली इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट आनी है, इसमें जीडीए, पीटीआई या इस किस्म की जो दीगर पार्टीज़ हैं, इनका कोई स्पेस बन सकेगा, या आपको लगता है जैसे 2018 में आरटीएस बिठाने का इल्ज़ाम लगता रहा पीटीआई के ऊपर और इदारों के ऊपर, इस मरतबा भी किसी न किसी के ऊपर इल्ज़ाम धरा जाएगा और इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं किया जाएगा छोटी पार्टियों की तरफ से? चलिए, अल्लाह के मुझे याद है 2018 में आरटीएस बैठने की बात की थी आपने कहा पीटीआई पर और इदारों पर। पीटीआई के साथ कोई बंदे खुद तो जाके आरटीएस बिठाए नहीं होंगे। अगर आरटीएस बैठा था तो जो लोग बोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई इन्वॉल्व था ना। तो देखिए, निजाम वही है, सिर्फ चेहरे बदले हैं। पहले अगर कोई दूसरा था तो फिर आज कोई दूसरा है। और दूसरा, आपने कहा कि एक इत्तेहाद बन रहा है। मैं बारह कहती हूँ कि आपने हमारे पीर सदरुद्दीन शाह का कोई बयान सुना? मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। जी, वो कुछ नहीं है, वो एक मुलाकात भी, मैं बोल रही हूँ कि खबरों का भी कहर है। वो एक सीट एडजस्टमेंट थी, वरना मुझे पता जेयूआई कहाँ है, सीट में 2 सीटें और राशिद तोमर वगैरह की और एक कादी को और है। पीपल जो एमक्यू में वो वहां पर है। वो तो एक ऐसे सीट एडजस्टमेंट का हुआ था। लेकिन देखिए, वो पीपल्स पार्टी की जब भी डील होती है उसमें जो प्रायोरिटी में जो होता है ना कि आपको ये कि भाई आप कोई भी डिश मंगवाएं, आपके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री है, आपको नान फ्री में मिलेंगे। तो वो बाकी जहां भी उनका हिस्सा होगा, उनको ये जो सिंध का नान है खाने के लिए एपेटाइजर, वो फ्री में मिलता है और ये हर डील का हिस्सा होता है। हम कहाँ पर होंगे? देखिए, पहले साफ शफाफ इलेक्शन तो हो जाए, फिर बाद में मैंने एक बात कही और उसकी खबर बन गई कि फिर देखिए कि किस तरीके से दबाव डाला जाता है बाकी जमातों के ऊपर कि अगर ये मुल्क के वसीता मफाद में आपका इधर जाना तो और क्या होता है वो फिर देखिए। वो दबाव जीडीए पे भी पड़ सकता है। चले जाते जाते आपने भी पते की बात कर दी है। दूसरी बात, दूसरी बात, आपने कहा ना कि अभी ये फैसले, अभी वो मुजरिम, उन्होंने कहा मुजरिम साबित हुए, उन्होंने कहा कि मिलके चलते हैं। मुझे बताइए, एक मुजरिम उन पर जुर्म साबित हो चुका है अभी तक, वो कैसे किसी को कह सकते हैं कि आए आप हम मिलके चलते हैं? जिन्होंने साथ चलाना है वो आके बात करे ना, और अदालती फैसला जो आएगा वो कहेंगे ओह सॉरी, ये तो महरम था, एक नुक्ते की गलती ने आपको मुजरिम बनाया, लाइए हम ये नुक्ता मिटा देते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थी साहिरा बानो साहिबा, शुएब शाहीन साहब। यकीनन बात के बाद ये वाज़े ज़रूर हो जाएगा कि कौन सी जमात का बयानिया जीत सका है, लेकिन ये भी वाज़े है कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर इस वक्त एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लेवल प्लेइंग फील्ड का जो इल्ज़ाम है उसे गलत साबित करने की, क्योंकि जो भी हो, लाहौर का जो जलसा है वो ये तो ज़रूर साबित कर चुका है कि नून लीग अपने वोटर को बुला सकी है, लेकिन क्या वो वोटर वाकई दिल से आया था या फिर बुलाया गया था? ये पैगाम ऐसा है जो कि नून लीग को पूरे पाकिस्तान में अगले इलेक्शन में लेके जाना है, और इसमें दूसरी जमातों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा अगर पाकिस्तान की मईशत और दीगर चैलेंजेस से निपटना है। इसी नोट के साथ मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।